नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री थर्ड ऑफ सेमेस्टर नंबर फोर्थ। इसकी जो यूनिट नंबर 2 है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यूनिट नंबर 1 में हमने 1815 तक की बात करी थी। अब जो यूनिट नंबर 2 है वो 1815 से लेकर 1850 तक की बात करती है, मतलब यूरोप फ्रॉम 1850 से 1850। तो ये मेन हेडिंग है ऑफ द यूनिट 2। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज मेटरनिच कंसर्ट सिस्टम ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे? प्रिंस मेटरनिच थे। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो क्या है, ये ऑस्ट्रियन स्टेटमैन थे। तो बेसिकली जब नेपोलियन का एंड हुआ, ठीक है, उसके बाद जो सेटलमेंट्स हुए, वियना सेटलमेंट एंड पेरिस सेटलमेंट, ठीक है, तो उस सेटलमेंट के बाद जो पावर गई वो किसके पास गई? प्रिंस मेटरनिच के पास। ठीक है, देन ही बिकेम द लीडर आफ्टर नेपोलियन। तो नेपोलियन के बाद जो लीडर बना वो कौन थे? प्रिंस मेटरनिच। ठीक है, देन उसके बाद डोमिनेंट फिगर इन यूरोप पॉलिटिक्स। सो ही वाज हैविंग द डोमिनेंट फिगर इन द यूरोप पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वन ऑफ द डोमिनेंट फिगर था, तभी इसीलिए इनके पास पावर गई। देन ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ द कंजर्वेटिव ऑर्डर। ठीक है, तो कंजर्वेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है? जो चल रहा है एज इट इज उसको चलने दो, उसको छेड़ो मत, उसमें रेवोल्यूट मत करो, उसमें नए रिफॉर्म्स मत लाओ, जो चल रहा है उसे चलने दो, मतलब मोनार्क सिस्टम को चलने दो। ठीक है, देन उसके बाद मेटरनिच आइडियोलॉजी अगर देखें तो क्या है? सबसे पहला कंजर्वेटिव, मतलब जो चीज एज इट इज अभी तक चलती आ रही है उसी को कंजर्व करो, मतलब अपनी सोच को बढ़ाओ मत, वाइडर एम्बेट में मत लेके जाओ। लिबरलिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, जो कि मोनार्की सिस्टम चल रहा था वही होना चाहिए। ठीक है, देन अपोजिशन टू नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म मतलब आजादी के खिलाफ, और नेशनलिज्म की ऐसी कोई भावना नहीं, बल्कि मोनार्क के पास उनके राइट्स हैं, उनकी किंगडम उन्हें वापस कर देनी चाहिए। देन सपोर्ट फॉर मोनार्की। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब मेटरनिच के बाद आता है आपका कॉन्सर्ट फॉर यूरोप, दैट इज सिस्टम ऑफ कॉपरेशन अमंग मेजर पावर्स। ठीक है, तो जो यूरोप में मेजर पावर्स थी उसके बीच में कॉपरेशन का सिस्टम बना, ताकि क्या हो सके? बैलेंस ऑफ पावर हो सके। ठीक है, तो फॉर्म आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना। तो वियना सेटलमेंट के बाद ये बना था। ठीक है, और इसका एम क्या था? मेंटेन पीस एंड बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो जो यूरोप में रेवोल्यूशन हो रहे थे उसको रोकना, ताकि पीसफुल सिचुएशन आ सके, और जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर रखना, ताकि एक पावरफुल कंट्री दूसरे को सबऑर्डिनेट ना कर दे। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसर्ट ऑफ यूरोप अगर देखें तो क्या है? सबसे पहला प्रिवेंट वॉर्स। ठीक है, तो पीस तभी रहेगी जब वॉर्स को रोका जाएगा। अगर वॉर होते रहे, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ती रही, तो पीस तो होने से रही। ठीक है, देन मेंटेन स्टेटस क्यू, तो जो स्टेटस है ऑफ द कंट्री उसको मेंटेन करो। साथ ही साथ प्लस द स्टेटस ऑफ मोनार्क, तो जो मोनार्क का स्टेटस है उसे रहने दो, और जो लोगों का रूलिंग रहेगी वो मोनार्क के पास रहेगी, मतलब किंग के पास रहेगी। ठीक है, देन सप्रेस रेवोल्यूशंस, तो जो लोग रेवोल्यूट कर रहे हैं फॉर द रिफॉर्म्स, तो उनको दबाओ, जो चीज चल रही है एज इट इज उसे चलने दो। एंड बैलेंस ऑफ पावर, मतलब एक कंट्री अगर बहुत पावरफुल हो रही है तो उसे रोको, और जो दूसरी कंट्रीज जो वीक रह रही है उन्हें पावरफुल करो। ठीक है, तो जैसे पावरफुल कंट्री को रोकने का एक ही तरीका नहीं है उसको रोकना, बल्कि ये भी तरीका है कि जो आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे मान लो ये कंट्री पावरफुल हो रही है, तो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको अगर पावरफुल कर दिया जाए, या फिर उसके सपोर्ट में, ये दोनों सपोर्ट में एक दूसरे के रहे, तो ये हमेशा कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या आता है? द सिस्टम फोकस ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि अगर एक कंट्री पावरफुल हो रही है और वो दूसरे कंट्रीज पे अटैक कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? कलेक्टिवली जो उसके एलीज होंगे, मतलब दोस्त, एक साथ खड़े होंगे उस कंट्री के खिलाफ। ठीक है, देन उसके बाद सिग्निफिकेंस देखें अगर क्या है कंसर्ट ऑफ यूरोप का, तो मेंटेन्ड पीस फॉर डिकेड्स, तो बहुत सालों तक इसने पीस को मेंटेन रखा, मतलब शांति को बनाए रखा। देन स्ट्रेंथन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? कूटनीति। ठीक है, कूटनीति का मतलब कि जब क्या हो, जब भी कोई रेवोल्यूशन की स्थिति आए, तो उस केस में वॉर से ना जा करके शांति से, पीसफुल तरीके से मैटर को सॉर्ट करना इन द ऑफिस, और इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोमेट जो होते हैं ऑफिस के, वो बैठ करके अपने कंसर्न को रखते हैं और उसके सॉल्यूशन को अचीव किया जाता है। ठीक है, देन सप्रेस्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रही थी फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसको इन्होंने सप्रेस कर रोका। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन देखें अगर, दो पीसफुल इट लिमिटेड फ्रीडम एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पीसफुल तो था पर फ्रीडम और रिफॉर्म्स को इसने लिमिट कर दिया, सिंस कंजर्वेटिव था। ठीक है, देन कांग्रेस ऑफ एक्स ला चैपल। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन देखें अगर, तो 1818 में हेल्ड हुई थी ये, मतलब ये जो सेटलमेंट हुई थी 1818 में हुई थी। ठीक है, देन इंक्लूडेड ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थे ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो फ्रांस पहले नहीं था पर रीएडमिट हो गया, तो फ्रांस को इसके तहत जो है रीएडमिट कर लिया गया यूरोप पॉलिटिक्स में। पहले जब नेपोलियन का एंड हुआ तो फ्रांस को पॉलिटिक्स से हटा दिया गया था। ठीक है, देन
ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो क्या है, विड्रॉल ऑफ एलाइड ट्रूप्स फ्रॉम फ्रांस 2 years अर्ली, ठीक है। तो बेसिकली जब नेपोलियन का एंड हुआ तो वहां की स्थिति को मेंटेन करने के लिए और कोई दूसरा नेपोलियन ना बन जाए, इसलिए वहां पर ट्रूप्स को अलॉट कर दिया गया था। और जो हमने ये जगह पढ़ी, ये जगह जो थी बेसिकली ये एक फ्रांस के नेबरिंग स्पेस का नाम है, नेबरिंग कंट्री का नाम है, या कह दूं नेबरिंग स्टेट का नाम है इन द जर्मनी, ठीक है। तो ये चीज इसने क्या करा था, अपने ट्रूप्स वहां पे एलोकेट कर दिए थे इन द फ्रांस, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉज हेल्ड इन 1815 में ट्रूप एलोकेट किए गए थे, ठीक है, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ताकि जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है उसको इन्फोर्स कराया जा सके, प्लस फ्रांस में पीस को लाया जा सके, प्लस दूसरा नेपोलियन बनने से रोका जा सके, ठीक है। तो इसके ये कंसर्न थे। देन रीइंटीग्रेशन ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस को रीइंटीग्रेट कर दिया इस पीस में, इस कांग्रेस में, ठीक है। देन मार्क द एंड ऑफ पोस्ट नेपोलियनिक ऑक्यूपेशन एंड फॉस्टर्ड पोस्ट नेपोलियनिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट नेपोलियन के बाद जो स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी इन द फ्रांस, उसको इसने फॉस्टर किया, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद डिसीजंस अगर देखें तो क्या थे, फ्रांस जॉइंड द अलायंस, तो फ्रांस भी अलायंस का एक मेंबर बन गया। देन फॉर्मेशन ऑफ क्विंटुपल अलायंस, दैट इज फ्रांस जॉइंड एग्जिस्टिंग क्वाड्रुपल अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रुपल अलायंस पहले से थी, जिसमें कौन कौन था, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड ग्रेट ब्रिटेन पहले से थे, पर इसमें क्या हुआ, फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो जब फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया तब क्या हुआ, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये क्वाड्रुपल अलायंस का हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, क्वाड्रुपल अलायंस वाज फॉर्म्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन यूरोप एंड अपहोल्ड कंजर्वेटिव मोनार्कल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो मोनार्कल इंटरेस्ट थे, मतलब जो मोनार्की, जो किंग के इंटरेस्ट थे, ये कहा जाता था कि जो राज्य है वो किंग की ही एक तरीके से उसका अधिकार है किंग का उस पर, ठीक है। तो उनको वापस कर देना चाहिए। तो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, सिंस वहां पे लोगों का रूलिंग नहीं है, प्लस जो मोनार्क इंटरेस्ट था वो अनफेवर्ड था, प्लस जो वहां पे अनपॉपुलर था, मतलब लोग उसके सपोर्ट में नहीं थे, तभी तो वो सब स्ट्रगल शुरू हुआ था। पर इनका ये कहना था कि उनको ही ये चीज वापस कर देना चाहिए, बिकॉज जो मोनार्कल इंटरेस्ट है वो वायलेट हो रहा है इन केस अगर मोनार्कीज को हटाया जाता है वहां से, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो क्या है, यूरोप मूव्ड टुवर्ड्स कॉपरेशन रेदर देन पनिशमेंट, ठीक है। तो अब ये जो यूरोप का स्टेप था, दिस स्टेप ऑफ द अलायंस, उससे क्या हुआ, यूरोप जो है वो कॉपरेशन की तरफ बढ़ा रेदर देन द पनिशमेंट, पनिश करने के बजाय लोगों के साथ उसने कॉपरेट करने का सोचा, या फिर कहूं तो कंट्रीज के साथ कॉपरेट करके मोनार्क सिस्टम को वापस एस्टेब्लिश करने का सोचा। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, स्ट्रेंथन कंसर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोप था उसका कंसर्ट स्ट्रांग हो गया। देन प्रमोटेड पीस, पीस को प्रमोट करा। देन इट मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम हॉस्टिलिटी टू कॉपरेशन, ठीक है। तो कॉपरेशन के प्रति बढ़े। देन उसके बाद आता है आपका कांग्रेस ऑफ ट्रोपाउ एंड लाइबाच। तो इसको देखते हैं क्या है। तो कांग्रेस ऑफ ट्रोपाउ को अगर देखिए तो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या कहता है उसका, रिएक्शन टू रेवोल्यूशन इन नेपल्स एंड स्पेन। तो स्पेन और नेपल्स में जो रेवोल्यूशन चल रहे थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में बना था, उसके रिएक्शन में बना था, ठीक है। एंड डिमांडेड अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, जो इटली के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें लिबर्टी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। देन यूरोपियन मोनार्क्स सॉ इट एज अ थ्रेट टू मोनार्की, ठीक है। तो यूरोप के जो बाकी मोनार्क्स थे उनको लगा ये तो मोनार्कल सिस्टम पे एक थ्रेट है, और अगर यहां पर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो गया तो बाकी मोनार्कल सिस्टम को हटाने की बात करी जाएगी, तो उनका इंटरेस्ट हिंडर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रिविलेज क्लास थी उसने ये बनाया। देन आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, लेड बाय ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया, ठीक है। तो ये जो कांग्रेस ऑफ ट्रोपाउ था उसको लेड किसने किया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया ने। अब प्रोटोकॉल अगर देखें तो क्या है, डिक्लेयर्ड दैट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो इसने बोला कि बेशक आप रेवोल्यूशन करके, आप आक्रोश में आके, आप अपनी जनता के बल पे जो मोनार्क है उसको हटा दो और अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लो, पर जो रेवोल्यूशन के तहत स्टैब्लिश गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा इन द यूरोप, ठीक है। तो ये इनका फर्स्ट थॉट प्रोटोकॉल था। देन ग्रेट पावर्स हैड राइट टू इंटरवेन इन एनी स्टेट एक्सपीरियंसिंग रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो ग्रेट पावर्स हैं उनके, मतलब जो बड़ी पावर्स हैं ऑफ द यूरोप, उनके पास एक राइट डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास इंटरफेयर करने का, इंटरवीन करने का एक राइट है किसी भी स्टेट में जहां पर रेवोल्यूशन हो रहा है, उस रेवोल्यूशन के खिलाफ उस स्टेट में इंटरफेयर करने का राइट है किसके पास, जो बड़ी पावर्स हैं यूरोप की। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो क्या है, अलाउड पावर्स टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स, ठीक है। तो जो इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री है बिटवीन द मोनार्क एंड द रेसिडेंट्स या सिटीजंस ऑफ द कंट्री है, उसके बीच में भी अलाइड पावर्स जो है इंटरफेयर कर सकती हैं। अलाइड पावर्स मतलब वही जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, दैट इज रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। देन
उसके बाद आता है क्या, कांग्रेस ऑफ लाइबाच, ठीक है, तो इसको देखते हैं। फॉल ऑफ फोर्ट ट्रबाउ, ये उसके बाद बना। देन कंटिन्यूड रेवोल्यूशन इन नेपल्स एंड आउटब्रेक इन पेडमोंट, दैट इज नॉर्दर्न इटली, ठीक है। तो ये क्यों बना, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन फिर भी चलता रहा, ठीक है। देन ऑस्ट्रिया ऑथराइज टू एक्ट इन इटली, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को ऑथराइजेशन मिल गया कि वो इटली में एक्टिविटी कर सकती है और इटली की सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर सकती है। देन तो क्या क्या एक्शन लिए इन्होंने, सबसे पहला सप्रेस्ड रिवोल्ट इन नेपल्स, ठीक है, तो जो नेपल्स में रिवोल्ट हो रहा था उसको सप्रेस किया, उसको दबाया किसने, ऑस्ट्रिया ने। देन ऑस्ट्रिया ऑथराइज टू इंटरवेन मिलिट्री इन नेपल्स एंड पेडमोंट, ठीक है, तो पेडमोंट और जो नेपल्स था उसमें ऑस्ट्रिया ने अलाउ करा किसको, मिलिट्री को, कि मिलिट्री जो है इंटरवीन कर सकती है और जो रिवोल्ट हो रहा है, जो विरोध हो रहा है उसको रोक सकती है। देन ऑस्ट्रिया सप्रेस्ड बोथ रेवोल्यूशंस एंड रिस्टोर्ड एब्सोल्यूट रूल, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने क्या करा, रेवोल्यूशन को सप्रेस भी करा, मतलब जो विद्रोह हो रहा था उसको रोका, और एब्सोल्यूट रूल को वहां पे एस्टैब्लिश करा विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री। देन कंफर्म्ड द राइट टू इंटरवेंशन बट डीपेंड डिविजन्स विद ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन के साथ थोड़ा डिवीजन हो गया सिंस ब्रिटेन वाज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, क्या इस स्टेप का सिग्निफिकेंस हुआ, स्ट्रेंथन कंजर्वेटिव कंट्रोल, तो कंजर्वेटिव कंट्रोल आ गया, मतलब मोनार्क सिस्टम को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। देन अपोज लिबरल मूवमेंट्स, तो जो लिबर्टी के लिए मूवमेंट्स हो रही थी उसको अपोज करा। एंड देन एक्सप्लेनेशन देखें अगर, शोड यूनिटी ऑफ मोनार्कीज अगेंस्ट रेवोल्यूशंस, ठीक है, तो रेवोल्यूशंस के खिलाफ जो मोनार्किस थे, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी यूनिटी शो करी अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका क्या, कांग्रेस ऑफ वर्नोआ, दैट इज लास्ट मेजर कांग्रेस थी ये। एंड देन फोकस ऑन स्पेन एंड ग्रीस, ठीक है, तो इसका फोकस किस पे था, स्पेन और ग्रीस पे था, और दिस वाज द लास्ट मेजर कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब सेटलमेंट, ठीक है। देन इसमें क्या डिसीजंस लिए गए देख लेते हैं। फ्रांस अलाउड बाय ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया टू इंटरवेन इन स्पेन, ठीक है, तो वापस से फ्रांस को रिकॉग्नाइज करके एज अ बिगर पावर, तो फ्रांस को अलाउ कर दिया कि कहां पर इंटरवेन कर सकते हो, स्पेन में, ठीक है। देन फ्रांस ट्रूप रिस्टोर्ड एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1823, तो 1823 में क्या हुआ, एब्सोल्यूट मोनार्की स्टैब्लिश हो गई, कहां पर, स्पेन में। देन ब्रिटेन विड्रू फ्रॉम द कांग्रेस सिस्टम एंटायरली, तो यहां पर क्या हुआ, फिर से क्योंकि आउटसाइडर को इन्होंने इंटरवेन करने का अलाउ किया, तो ब्रिटेन इसके पहले भी खिलाफ था, तो पहले वहां पर डिविजन्स क्रिएट हुए, पर यहां पर ब्रिटेन ने एंटायरली विड्रॉ कर लिया। देन सप्रेशन ऑफ स्पेनिश रेवोल्यूशन, तो जो स्पेनिश रेवोल्यूशन चल रहा था इन द स्पेन, उसको भी रोक दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। देन फिर सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, डिक्लाइन ऑफ कंसर्ट यूनिटी, ठीक है, तो कंसर्ट यूनिटी का डिक्लाइन हुआ सिंस ब्रिटेन विड्रॉ, ठीक है। एंड देन ब्रिटेन अपोज द इंटरवेंशन, तो ब्रिटेन ने इंटरवेंशन को अपोज करा। एक्सप्लेनेशन देखें, मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ डिविजन्स अमंग पावर्स, ठीक है, तो अभी तक क्या था, पावर्स जो यूनाइटेड थी, मोनार्की पावर जो यूनाइटेड थी, अब उसके बीच में भी दरार आ गई और डिवीजन शुरू हो गया। देन उसके बाद आता है आपका लंदन कॉन्फ्रेंस। लंदन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1830 में हुई थी, और इशू क्या था, बेल्जियन इंडिपेंडेंस जो थी वो इशू था, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एग्जांपल है फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्योंकि डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा रहा था, डिप्लोमेसी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा था ताकि किसी भी सॉल्यूशन को निकालने में किसी जान माल का नुकसान ना हो, दो देशों के पीस को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए बेल्जियम के इंडिपेंडेंस के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया, दैट इज द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या डिसीजंस हुए, सबसे पहले बेल्जियम को रिकॉग्नाइज करा एज इंडिपेंडेंट, तो बेल्जियम को इंडिपेंडेंस दे दी गई इसी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। देन एंड उसको एक स्टेट दिया गया, दैट इज द न्यूट्रल स्टेट, मतलब उसको एक दर्जा दिया गया कि द बेल्जियन इज द न्यूट्रल स्टेट, वो किसी के फेवर में नहीं है। देन लियोपोल्ड वन चूजेस एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया बेल्जियम का, ठीक है। देन ब्रिटेन प्लेड अ मेजर रोल, दैट इज ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया स्टेड आउट ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो था, किसका रोल था, ब्रिटेन का मेजर रोल था, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्योंकि अब डिवीजन शुरू हो गया था बिटवीन द मोनार्कीज, ठीक है, तो इस वजह से ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और जो रशिया थे वो आउट रहे, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो उनके बीच में भी डिस्कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे, ठीक है। देन न्यूट्रल स्टेट क्रिएट हो गया, कौन, बेल्जियम, तो इंडिपेंडेंट एज वेल एज न्यूट्रल, ठीक है। देन अब सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है लंदन कॉन्फ्रेंस की, तो डिप्लोमेटिक सक्सेस हुआ, तो फर्स्ट टाइम जब डिप्लोमेसी सक्सीड हुआ इन गिविंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ, इसमें कोई वॉर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, किसी को सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। देन एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन विदाउट सप्रेशन, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल कि किस तरीके से कॉपरेशन के थ्रू विदाउट सप्रेसिंग एनीवन्स राइट, विदाउट एम्प्लॉइंग फोर्स, आप जो है सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो। देन उसके बाद आता है आपका होली अलायंस एंड क्वाड्रिपल अलायंस, ठीक है, तो बेसिकली ये हम थोड़ा पार्शियली डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं।
होली अलायंस को अगर देखें तो कब की है, 1815 की है। अब होली के नाम से मतलब क्लियर है कि समवेयर रिलेटेड टू द रिलीजन। तो अब बाहर की यूरोप की बात हो रही है, तो यहां पर एक चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस कि द रिलीजन मस्ट बी ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो बेसिकली 1815 में फॉर्म हुई आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना के बाद, एंड इनिशिएटेड बाय अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया, ठीक है। देन मेंबर्स कौन कौन थे, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। और एक्सप्लेनेशन देखिए, फोकस्ड ऑन मॉरल एंड रिलीजियस यूनिटी, यहां पर रिलीजन को इन्होंने मेन हथियार बनाया। देन उसके बाद देखें तो नेचर ऑफ होली अलायंस अगर देखें तो क्या है, बेस्ड ऑन क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स ऑफ। तो बेसिकली मैंने पहले ही कहा क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज थी और होली अलायंस थी, तो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा, क्रिश्चियनिटी से रिलेट करेगा। और क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में क्या क्या है, पीस, ब्रदरहुड, जस्टिस एंड एम्फसाइज्ड मॉरल एंड रिलीजियस यूनिटी अमंग द मोनार्क्स, ठीक है। तो जो मोनार्क्स वर्क कर रहे थे उनके बीच में यूनिटी लाने के लिए ये अलायंस बनी, क्योंकि उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो डिस्प्यूट कैसे नहीं होगा, जब वो रिलीजियस यूनिटी रखेंगे और मॉरल यूनिटी रखेंगे तब जाकर के डिस्प्यूट नहीं होगा। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है, दैट इज पीस, ब्रदरहुड एंड जस्टिस, वो सस्टेन करने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो क्या है, मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या था, पीस लाने का और स्टेबिलिटी लाने का, ठीक है। तो उसको अगर धर्म से जोड़ो तो ऑब्वियसली जो हमारी होली बुक्स हैं वो भी इसी की बात करती हैं कि कहीं ना कहीं आपको भाईचारा रखना चाहिए, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट रखना चाहिए, ठीक है। देन प्रमोट मोनार्कल लेजिटिमेसी, ठीक है। तो मोनार्की जो है वो लेजिटिमेट है, मतलब जो सिस्टम होना चाहिए, जो गवर्नेंस का सिस्टम, वो मोनार्क के थ्रू होना चाहिए। देन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है। तो इसका मेन रोल क्या था कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज लोगों में पहुंच रहे हैं उसको रोको। क्या रेवोल्यूशनरी आइडियाज, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं इसको रोकने का कंसेप्ट था ताकि लोग विद्रोह करना बंद करें। देन अलायंस का जो क्रिटिसिज्म है वो क्या देख लेते हैं, कंसिडर्ड इम्प्रैक्टिकल एंड वेग, ठीक है। तो इसको इम्प्रैक्टिकल माना गया कि हर चीज को आप रिलीजन से मत जोड़ो, और वेग माना गया, ठीक है। देन ब्रिटेन रिफ्यूज टू ज्वाइन, कॉलिंग इट अनरियलिस्टिक। तो ब्रिटेन ने इस अलायंस को रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन इट वाज अनरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी चीज को रिलेशन से जोड़ के हर चीज को लिंक नहीं कर सकते। एंड देन यूज्ड बाय मोनार्क्स टू जस्टिफाई सेपरेशन ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो मोनार्क्स ने इस अलायंस को यूज करा ताकि वो जस्टिफाई कर सके किस चीज को, कि वो अगेंस्ट द रेवोल्यूशन क्यों है और रेवोल्यूशन को क्यों सप्रेस कर देना चाहिए, क्यों हटा देना चाहिए, क्यों दबा देना चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका क्वाड्रुपल अलायंस, दैट इज फॉर्म्ड इन 1815 आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। तो 1815 के बाद ही हुआ सारी चीजें, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया, ठीक है। तो लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड फ्रांस। तो इसमें फ्रांस जो है बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज उसका लीडर मेन हट चुका था, तो इसलिए इंस्टेंटली नहीं हुआ, पर बाद में इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। देन इट वाज मिलिट्री अलायंस। तो ये बेसिकली क्या था, जो होली अलायंस थी वो रिलीजियस प्रिंसिपल बेस्ड अलायंस थी, और ये जो अलायंस थी वो मिलिट्री अलायंस थी, बिकॉज 1815 में जो क्योस मच रहा था उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स का यूज करना जरूरी था। देन नेचर अगर देखें तो क्या है, अ प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल अलायंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी है और पॉलिटिकल भी है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस अलायंस को बना के कोई फायदा भी हुआ, जैसे मिलिट्री का यूज करके आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज पॉलिटिकल भी है बिकॉज इसमें डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड नॉट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली अ ट्रीटी इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन मतलब जो भी देश एग्री कर रहे हैं उस पे, तो उसको उनसे बाउंड रहना पड़ेगा। और आइडियोलॉजी कोई नहीं है, कोई मिथ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लोग सोचे कि भाई ये तो रिलीजन में हर किसी का इंटरप्रिटेशन है। तो बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन या आइडियोलॉजी नहीं था, बल्कि बेस्ड ऑन द ट्रीटी ऑब्लिगेशंस जो रिटन में है, साइंड है, वो फॉलो करना है, ठीक है। Then unlike Holy Alliance, it focused on real political and military cooperation, ठीक है। Then objectives अगर देखें तो क्या है, enforce decisions of Congress of Vienna, ठीक है। तो जो settlement of Vienna हुआ था उसका enforcement करना इसका मेन रोल था, ऑब्जेक्टिव था। Then maintain balance of power, तो जो यूरोपियन पावर्स थी उसके बीच में बैलेंस बना रहे, ये इसका एक मेन एम था। Then prevent return of Napoleon like threats, ठीक है। तो नेपोलियन दूसरा कोई ना आ जाए उसको रोकने के लिए जो बना था। देन सप्रेस रेवोल्यूशंस वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो जहां नेसेसरी लगे, जहां ऐसा लगे कि लोग अपनी हद पार कर रहे हैं, तो उस रेवोल्यूशन को रोक सकते हैं, इसलिए ये बनाई गई। देन फीचर्स अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला इंक्लूडेड मिलिट्री कॉपरेशन, तो ये हम समझ ही चुके हैं। देन रेगुलर मीटिंग्स हुई, लेड टू कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। तो रेगुलर मीटिंग की वजह से हुआ। देन मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इफेक्टिव देन होली अलायंस, ठीक है। तो होली अलायंस क्या थी, बेस्ड ऑन द रिलीजियस प्रिंसिपल थी, और ये बेस्ड ऑन द ट्रीटी एक्सेप्टेंस थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाई, बिकॉज रिलीजियन प्रिंसिपल का हमेशा से ऐसा रहता है कि हर किसी का वे ऑफ इंटरप्रिटेशन अपना रहता है, ठीक है।
पर यहां पर क्या है, बिकॉज इट इज मोर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड स्ट्रक्चर्ड, देयरफॉर ये क्या था, ये इफेक्टिव थी, ठीक है। तो रिलीजियस प्रिंसिपल के बजाय द रिटन प्रिंसिपल्स वर मोर इफेक्टिव देन द होली अलायंस, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, मेंटेन्ड पीस इन यूरोप फॉर नियरली 40 इयर्स, ठीक है। तो यूरोप में लगभग 40 साल तक पीस बनी रही थ्रू दिस अलायंस। एंड देन स्ट्रेंथेंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एक देश पे अगर आक्रमण होगा तो बाकी देश भी उस देश का सपोर्ट करेंगे। देन हेल्प सप्रेस रेवोल्यूशंस बट डिलेड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसने सप्रेस तो कर दिया रेवोल्यूशन को, पर जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था उसको भी डिले करा, बिकॉज जो सप्रेशन, जो रेवोल्यूशन हो रहा था वो फॉर द डेमोक्रेसी हो रहा था, फॉर द लिबरल राइट्स हो रहा था एंड फॉर द इक्वालिटी हो रहा था, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी कंपैरेटिव टेबल है एंड कंक्लूजन है, दैट इज द होली अलायंस वर्सेस क्वाड्रुपल अलायंस, ठीक है। तो बेसिकली नेचर अगर देखें तो होली अलायंस का क्या है, आइडियोलॉजिकल है, और क्वाड्रुपल अलायंस का क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज, मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, और ये प्रैक्टिकल मतलब जो रिटन ट्रीटीज है उस पर बेस्ड है, ठीक है। देन उसके बाद एम क्या था, क्रिश्चियन यूनिटी। तो बेसिकली इसने हर चीज को क्रिश्चियनिटी से लिंक करके यूनाइट करने को कहा, एंड इसका एम क्या था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो स्टेबल करना इसका एम था। देन इंपैक्ट क्या था, लिमिटेड इंपैक्ट था, बिकॉज हर किसी का वे ऑफ इंटरप्रिटेशन अलग होता है, और इसका इंपैक्ट क्या था, सिग्निफिकेंट था, बिकॉज इसमें मिलिट्री कॉपरेशन भी इन्वॉल्व था, तो जो लोग नहीं मान रहे थे उनको जबरदस्ती से मनवा लिया। देन डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस इन यूरोप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूरोप में अभी तक क्या था, मोनार्कल सिस्टम, अब क्या है, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट अप्रोच, जो लोग जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, रेवोल्यूट कर रहे थे, उसके बारे में बात। तो बेसिकली 18th सेंचुरी में ये चीज शुरू हुई और लेट 19th सेंचुरी तक ये चीज चलेगी, ठीक है। यूरोप विटनेस अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो नेशनलिस्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, जो फिलोसोफर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया ऑफ लिबरलिज्म, ऑफ नेशनलिज्म एंड ऑफ इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, उसके बेसिस पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए उसी की बात है। एंड देन इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुई अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक दोज ऑफ रूसेव, लॉक एंड वोल्टेयर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कुछ फिलोसफीज लोगों में पहुंची, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो उस फिलोसफीज के बेस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज डेवलप हुई और ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेव ऑफ नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुई इन द यूरोप, ठीक है। देन उसके बाद दिस मूवमेंट्स एम्ड एट, किस चीज पे एम करती थी ये मूवमेंट्स, सबसे पहला एस्टैब्लिशिंग नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो इनका पहला एम्फेसिस क्या था कि ऐसे नेशन स्टेट्स बनाओ जो कि किस पे बेस्ड हो, कॉमन कल्चर हो वहां के लोगों का, उनकी लैंग्वेज कॉमन हो एंड हिस्ट्री उनकी कॉमन हो। देन गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एम्पायर्स, ठीक है। तो जो एम्पायर्स यानी कि मोनार्क सिस्टम था उसको खत्म करो, उससे इंडिपेंडेंस लो और डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करो। देन सिक्योरिंग लिबरल डेमोक्रेटिक राइट्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वोटिंग एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो जो सिविल राइट्स है हमारे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे सिविल राइट्स गारंटेड हैं, या कहूं तो फंडामेंटल राइट्स, तो उसी के बारे में इन्होंने भी कहा कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, वोटिंग हो एंड सिविल लिबर्टीज हमारी कुछ देश के जो नागरिक हैं उनकी होनी चाहिए। देन इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, तो इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम कैसे हुआ था, इन द लंदन कॉन्फ्रेंस, और लंदन कॉन्फ्रेंस पे कैसे हुआ था, बाय सिटिंग ऑन द टेबल, जिसमें ब्रिटेन का मेजर रोल था, बिकॉज जो अदर जो नेशंस थे लाइक रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, वो आपस में ही कंफ्लिक्ट में आ गए थे बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट ऑफ द मोनार्क्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड अगर देखें तो पोस्ट नेपोलियन द कांग्रेस ऑफ वियना यूनाइटेड बेल्जियम, तो बेल्जियम को यूनाइट करा, इसमें कौन थे, कैथोलिक लोग थे एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, विद होलैंड, ठीक है। तो बेल्जियम को होलैंड से यूनाइट करा, एंड जिसमें कौन थे, प्रोटेस्टेंट एंड डच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। देन अंडर द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के अंदर ये लोग आते थे। देन बेल्जियंस रिजेंटेड रिलीजियस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन बाय द डच, इंस्पायर्ड बाय द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, जो 1830 में रेवोल्यूशन हुआ था, अ नेशनलिस्ट एंड लिबरल रिवोल्ट ब्रोक इन ब्रुसेल्स, ठीक है। आउटकम क्या हुआ इससे, बेल्जियम डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट इन अक्टूबर 1830, इन द लंदन कॉन्फ्रेंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉग्नाइज बेल्जियन न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो बेसिकली बेल्जियम को न्यूट्रल बोला एज वेल एज इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया इन अक्टूबर 1830, पर इसका जो इंडिपेंडेंस था वो किस पर बेस्ड था, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस से इंस्पायर्ड था ऑफ 1830, तो 1830 में जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ उससे इंस्पायर्ड था। देन लियोपोल्ड वन बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन 1831, ठीक है। तो बेल्जियम में 1830 में इंडिपेंडेंस मिली और 1831 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, कॉन्स्टिट्यूशनल, वहां पे उसकी इच्छा नहीं, आर्बिट्रेरियस नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर वो बना। देन उसके बाद समझते हैं व्हाट आर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशंस इन
ग्रेट ब्रिटेन। क्या क्या है? सबसे पहला रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स टू द अर्बन मिडिल क्लास। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें कि उसमें कैसे डेमोक्रेसी आई, ठीक है, तो ये समझते हैं कि रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 को इन्होंने इनेक्ट करा, इस्टेब्लिश करा, जिसमें क्या हुआ, जो वोटिंग राइट्स थे वो एक्सटेंड हुए किसको? अर्बन मिडिल क्लास लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? चार्टिस्ट मूवमेंट हुई, मतलब अ वर्किंग क्लास मूवमेंट डिमांडिंग यूनिवर्सल मेल सफरेज, सीक्रेट बैलेट एंड इक्वल इलेक्टरल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाली जो एक्ट थी, रिफॉर्म एक्ट, उससे क्या हुआ, अर्बन मिडिल क्लास को तो वोटिंग राइट मिल गए, पर जो वर्किंग क्लास थी उसको नहीं मिले। ठीक है, फिर 1838 से लेकर के 1848 तक का एक मूवमेंट चली, जिसमें क्या डिमांड्स थे? यूनिवर्सल मेल सफरेज, मेल का मतलब क्या है? फीमेल्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, देन सीक्रेट बैलेट पेपर एंड इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स में लोग रहते हैं उसमें इलेक्टोरल तरीके से डिवाइड करो कि सबको मौका मिले वोट करने का। ठीक है, देन लेटर रिफॉर्म्स क्या हुआ 1867 में और 1884 में, एक्ट्स एक्सपेंडेड वोटिंग राइट्स फर्दर। ठीक है, तो 1867 मतलब ये स्ट्रगल लंबा चला। 1867 एंड 1884 दो ईयर आपको याद रखने हैं, जिसमें जो एक्ट्स इनेबल हुई, जो इनैक्ट हुई, उन्होंने जो वोटिंग राइट्स है उसको एक्सपेंड कर दिया टू विच क्लास? टू द वर्किंग क्लास। ठीक है, देन अब सिग्निफिकेंस देखें डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, तो ब्रिटेन ट्रांजिशनड पीसफुली इनटू अ लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या करा, अपने आप को पीसफुली जो है ट्रांजिशन करा टू अ लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। अवॉइडेड वायलेंट रेवोल्यूशन बाय अकोमोडेटिंग डिमांड्स थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने दिमाग लगाया कि भाई अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, रेवोल्यूशंस होंगे, तो क्या होगा, लोग भड़केंगे और वायलेंस हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या करा, लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बना करके उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। देन उसके बाद फ्रांस की बात करते हैं, अ हॉटबेड ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है वो शुरू फ्रांस से हुई, बिकॉज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशियली शुरू हुआ था वो फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स ही हुआ था, अगेंस्ट द मोनार्की। ठीक है, तो आफ्टर 1815 मोनार्की रिस्टोर्ड अंडर द बॉर्बन्स। ठीक है, तो बेसिकली 1815 में जब आफ्टर द नेपोलियन क्या हुआ, मोनार्क सिस्टम वापस आ गया। फ्रांस ऑस्किलेटेड बिटवीन मोनार्की, रिपब्लिक एंड एम्पायर फॉर डिकेड्स। ठीक है, तो बेसिकली फ्रांस की जो स्ट्रगल थी वो कभी जा रही थी, मोनार्क सिस्टम पे। मोनार्क सिस्टम तो शुरू हुई, फिर किस पे आई, रिपब्लिक पे आई, एंड देन वापस कहां चली गई, मोनार्क पे चली गई। ठीक है, या फिर एम्पायर सिस्टम पे चली गई, जहां पर उसने, नेपोलियन ने एक एम्पायर डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को और खुद को एम्परर। ठीक है, देन उसके बाद इवेंट्स देखें फ्रांस के, तो क्या क्या थे? सबसे पहला जुलाई रेवोल्यूशन 1830 का, ओवरथ्रू चार्ल्स 10 इंस्टॉल्ड लुइस फिलिप द ऑर्लेनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, तो बेसिकली लुइस फिलिप को एस्टैब्लिश करा और चार्ल्स 10 को वहां से हटाया, मतलब मोनार्क को हटाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को वहां पे एस्टैब्लिश किया। देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें एंडेड लुइस फिलिप्स रेजिन एंड फ्रांस बिकेम सेकेंड रिपब्लिक। ठीक है, तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848 में जो लुइस फिलिप थे उसको भी खत्म करा और जो फ्रांस था वो क्या बना, सेकेंड रिपब्लिक बन गया। देन यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यहां पर भी आप एक चीज ध्यान रखो कि मेल सफरेज ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली मैं बार बार इस चीज को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपकी यूनिट में एक टॉपिक है जिसको बोले वुमेन्स राइट या फिर वुमेन्स मूवमेंट। ठीक है, तो उसमें आप इस चीज को भी पासिंग रेफरेंस में अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। देन बट से हुआ क्या, लुइस नेपोलियन द नेपोलियंस नेफ्यू, तो जो नेपोलियन का नेफ्यू था, बिकेम द प्रेसिडेंट एंड देन एम्परर इन 1852। सेकंड एम्पायर जो है उसने एस्टैब्लिश करी। ठीक है, तो फर्स्ट एम्पायर किसने एस्टैब्लिश करी, नेपोलियन ने। सेकंड एम्पायर किसने करी, द नेफ्यू ऑफ द नेपोलियन। ठीक है, देन लेगेसी क्या थी, फ्रांस रेवोल्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अदर यूरोपियन नेशनलिस्ट एंड लिबरल मूवमेंट्स। ठीक है, तो फ्रांस के रेवोल्यूशन से बाकी जो यूरोप की कंट्री थी उससे उसके लोग इंस्पायर हुए। किस लिए इंस्पायर हुए, ताकि वो भी नेशनलिस्ट और लिबरल मूवमेंट्स करके अपने आप को बेटर पोजीशन पर ला सके, प्लस डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर सके या रिपब्लिक कंट्री बना सके। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन पोर्टुगल। ठीक है, तो पोर्टुगल की देखते हैं क्या है बैकग्राउंड। अगर देखें, फोर्स्ड लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एब्सोल्यूट्स एंड लिबरल्स। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट्स एंड लिबरल्स के बीच में बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल चला, कंफ्लिक्ट चला इन द पोर्टुगल। देन 1820 में लिबरल रेवोल्यूशन हुआ, फोर्स्ड किंग जाओ 6 टू एक्सेप्ट अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन 1820 में क्या हुआ भाई, रेवोल्यूशन हुआ। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या, इस तरीके से हुआ कि जो किंग थे उनको फोर्स करा, किस लिए, कि वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें रेदर देन द आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है,
देन वॉर्स अगर देखें तो क्या है, सिविल वॉर हुआ बेसिकली डॉम पेड्रो एंड डॉम मेग्यूल में, ठीक है। तो बेसिकली डॉम पेड्रो कौन थे, द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, मतलब जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में थे, और डॉम मेग्यूल कौन थे, जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो सिस्टम चला रहा है उसी में चल। देन आउटकम अगर देखें तो क्या हुआ, लिबरल्स विक्टोरियस लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर मारिया टू, ठीक है। तो लिबरल जो है वो विक्ट्री हुए, मतलब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर वाले लोग जीते, और उससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई अंडर मारिया टू, ठीक है। देन मार्क्ड पोर्टुगल्स ट्रांजिशन टू पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मार्क है किस लिए कि जो पोर्टुगल था उसका ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मोनार्की और फ्रॉम द एब्सोल्यूट टू द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, ठीक है। देन फिर आता है आपका टॉपिक यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म इन इटली, ठीक है। तो इटली की अगर बात करें तो क्या है, इटली वाज फ्रेगमेंटेड इनटू मैनी स्टेट पोस्ट 1815, ठीक है। तो 1815 के बाद जो इटली था, अभी हमने ये भी रेफरेंस देखा कि इटली में जो मूवमेंट्स हो रही थी उसमें नेपल्स वगैरह के लोग ट्राई कर रहे थे कि वो जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करें, लिबरलिज्म को एस्टैब्लिश करें, पर उस पे लोग इंटरफेयर कर रहे थे। ऑस्ट्रिया एंड सम टाइम फ्रांस को भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है। इटली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उस सेंस में, ठीक है। तो इटली जो है फ्रेगमेंटेड था बहुत सारे स्टेट्स में। एंड देन मूवमेंट्स अगर देखें तो क्या है, मजीनीज यंग इटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिपब्लिकन नेशनलिज्म फेल्ड अर्ली रिवोल्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपब्लिकन नेशनलिज्म की मूवमेंट थी। देन 1848 में रेवोल्यूशंस क्रश्ड बाय ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो जो 1848 में रेवोल्यूशन हुए उसको ऑस्ट्रिया ने क्रश किया, बिकॉज ऑस्ट्रिया इसीलिए अलाउ हुआ था कि ऑस्ट्रिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा था फॉर द इंटरनल कॉजेस, और जिस वजह से ब्रिटेन ने इसमें अपने आप को साइड किया था। देन 1859 एंड 1870 में अगर देखें तो यूनिफिकेशन लेड बाय काउंट केवर द डिप्लोमेट ऑफ पेडमोंट, ठीक है, एंड गारिबल्दी दैट इज मिलिट्री लीडर, एंड विक्टर इमैनुअल टू द किंग ऑफ सार्डिना पेडमोंट, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने जब यूनाइट हुए तब जाकर के क्या हुआ, यूनिफिकेशन होने के बाद कुछ रिवोल्ट जो है सक्सेस हुए और फिर ट्रांजिशन हुई। तो इसका आउटकम अगर देखें क्या हुआ ट्रांजिशन का, किंगडम ऑफ इटली जो है वो प्रोक्लेम हुई इन 1861। तो 1861 में क्या बना, किंगडम ऑफ इटली, एंड देन रोम एडेड, रोम जो एरिया है उसको ऐड किया गया, कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन। तो 1870 में रोम को ऐड किया गया और इससे क्या हुआ, जो यूनिफिकेशन ऑफ द इटली था वो कंप्लीट हो गया। एंड देन सिग्निफिकेंस देखें तो क्या, इटली बिकेम अ मॉडर्न नेशन स्टेट एंडिंग फॉरेन ऑस्ट्रियन रूल, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रियन रूल चल रहा था अभी तक उसको उसने एंड किया और क्या बना, मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, जर्मन यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। अब जर्मनी की बात करते हैं तो आफ्टर 1815 के बाद क्या हुआ, तो जर्मनी के पास थी 39 स्टेट्स थी इन जर्मन, ठीक है। तो ये बेसिकली जर्मन कॉन्फेडरेशन में थी एंड डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रिया, तो इसको भी ऑस्ट्रिया ने डोमिनेट कर रखा था। एंड इवेंट्स अगर देखें तो क्या है, 1848 में रेवोल्यूशंस हुए जिसमें फेल टू अटेम्प्ट यूनिफाई जर्मनी अंडर अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1848 के जो रिवोल्ट हुए 1848 में उसमें फेल हो गए, और फेल किस कदर हुए कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए जर्मनी में। देन वॉटन वॉर बिस्मार्क लेड यूनिफिकेशन बाय, ठीक है, वॉर्स विद डेनमार्क, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर एंड फ्रांको प्रूशियन वॉर, ठीक है। तो बेसिकली यहां से 3 वॉर हुए, ठीक है। इन 3 वॉर से क्या हुआ, जो जर्मन था वो इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, ठीक है। देन आउटकम ये देख लो, जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड इन 1871। तो 1871 में जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया गया। एंड सिग्निफिकेंस अगर देखें तो क्या है, क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइज्ड जर्मन नेशन शिफ्टिंग यूरोपियन पावर, ठीक है। तो यूरोपियन पावर मतलब जो ऑस्ट्रिया का राज था उसको शिफ्ट करके स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइज्ड जर्मन नेशन का निर्माण हुआ, ठीक है। देन अब आ जाओ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखते हैं, तो जो हैब्सबर्ग था उसने बहुत सारे एम्पायर्स को रूल कर रखा था, ठीक है। देन 1848 में जो रेवोल्यूशंस हुए उससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड अपराइजिंग्स हुई इन वियना, बुडापेस्ट एंड प्रेग, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई, क्या क्या, डिमांड्स फॉर नेशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो वहां पर डिमांड किस चीज की रेज हुई, नेशनल ऑटोनॉमी की डिमांड रेज हुई, ठीक है। एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रेज हुई, एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब मीडिया की जो फ्रीडम है उसकी डिमांड रेज हुई। देन ऑल सप्रेस्ड बाय ऑस्ट्रियन आर्मी विद रशियन सपोर्ट, ठीक है। तो रशिया के सपोर्ट से ऑस्ट्रिया की आर्मी ने सब कुछ सप्रेस कर दिया। 1848 की जितनी भी डिमांड रेवोल्यूशन की वो सारी सप्रेस कर दी गई। देन 1867 में फिर से हुई। देन क्रिएटेड अ ड्यूअल मोनार्की ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। हंगरी गेन्ड इक्वल स्टेटस विद ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो हंगरी को क्या मिला, इक्वल स्टेटस मिला विद द ऑस्ट्रिया। देन स्टिल डिनाइड फुल ऑटोनॉमी टू अदर ग्रुप्स, ठीक है। देन आउटकम अगर देखें तो क्या है, नेशनलिस्ट टेंशन कंटिन्यू टू वीकन द एम्पायर, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट टेंशन चल रही थी उससे जो एम्पायर लेड बाय द ऑस्ट्रिया था वो वीक होने लगा।
एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कोलैप्स इन वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो कोलैप्स हो गया। देन कंक्लूजन अगर देखें तो 1815 से 1871 तक यूरोप एक्सपीरियंस अ वेव ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो एक वेव चली, मतलब एक जगह खत्म हुई तो दूसरी जगह चालू हुई, कभी कभार 3-4 जगह एक साथ शुरू हुई। ठीक है, तो ये चीज ओवरथ्रू और प्रेशर्ड एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, तो इसने क्या करा, जो रेवोल्यूशन थे उसने क्या करा, ओवरथ्रू करा या फिर प्रेशर करा मोनार्कीज को, एंड देन क्रिएटेड और यूनिफाइड नेशन स्टेट्स। ठीक है, तो इसने क्या करा, या तो बनाया या तो यूनिफाई करा जो नेशन स्टेट्स थे उनको, एंड एक्सपेंडेड सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो उसने क्या करा, सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपेंड करा। देन वर्किंग क्लास मूवमेंट, मतलब इसको देखते हैं, मतलब जो वो लोग जो वर्किंग क्लास के थे जिनको अभी तक कोई भी राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं करे गए। देन इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है लेट 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन क्रिएटेड वेल्दी कैपिटलिस्ट क्लास, जो वर्गीज थे, जो वेल्दी कैपिटलिस्ट थे मतलब जो इन्वेस्ट कर सकते थे, जिनके पास पैसा था, और एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास जो प्रोलेटरेट थे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन फैक्ट्रीज के वर्कर को क्या क्या इशू हुआ, एक तो लॉन्ग आवर्स तक उन्हें वर्क करना पड़ रहा था, प्लस उनके वेजेस भी बहुत कम थे, एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन थी, और कोई पॉलिटिकल राइट उनके पास नहीं था। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे कि भाई उनका लॉन्ग वर्किंग आवर थे, लो वेजेस थी, एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस थी। उनके वर्किंग कंडीशंस पे किसी का ध्यान नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव था कंपनीज का, एंड पॉलिटिकल राइट्स कोई भी नहीं थे। ठीक है, देन दिस लेड टू वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस एंड डिमांडेड फॉर रिफॉर्म। ठीक है, तो वर्किंग क्लास की कॉन्शियसनेस को इसने रिजल्ट करा इस एक्सप्लॉयटेशन ने, प्लस इस रेवोल्यूशन ने, किसने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, तो इसने इन सब चीजों को पॉइंट आउट करा एंड डिमांडेड फॉर रिफॉर्म्स, मतलब जो लॉ है फॉर द वर्कर्स उसमें रिफॉर्म्स को इन्होंने डिमांड करा। देन 1848 रेवोल्यूशन, द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ब्रोक आउट अक्रॉस फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड अदर यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, तो ये किसमें हुआ, सबसे पहले आपको समझना है, जो कंट्रीज आपको नाम याद रखने जरूरी है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड अदर यूरोपियन स्टेट्स के बीच में हुआ। तो कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ठीक है, तो बैड हार्वेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को क्रिएट कर रहा था लोगों के बीच में। देन डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स, तो लिबरलिज्म का डिमांड था कि भाई हम अपनी मर्जी से पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं। डिजायर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, तो लोगों के बीच में एक डिजायर था कि हमारा देश हमारा होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन राइजिंग डिसकंटेंट अमंग द वर्किंग क्लास। ठीक है, तो जो वर्किंग क्लास थी उसको ऐसा लग रहा था कि दे आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट राइट व्हाट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद। ठीक है, देन उसके बाद फ्रांस का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखते हैं क्या हुआ था इन 1848, जब फ्रांस ने अपने आप को सेकंड रिपब्लिक घोषित किया। ठीक है, तो ओवरथ्रू किंग लुइस फिलिप। ठीक है, तो लुइस फिलिप को ओवरथ्रू करा। हालांकि ये जो थे ये क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे। ठीक है, देन एस्टैब्लिश सेकंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सेकंड रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया। इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल मेल सफरेज, तो यूनिवर्सल मेल सफरेज को इंट्रोड्यूस किया, अभी फीमेल को नहीं। ठीक है, देन क्रिएटेड नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, एंड देन बट व्हेन द वर्कशॉप वाज शट डाउन, वर्कर्स रिवोल्टेड एंड जून डेज अपराइजिंग इन 1848 क्रश्ड बाय द आर्मी। ठीक है, तो जो आर्मी थी उसने क्रश कर दिया वर्कर्स के रिवोल्ट को व्हेन द वर्कशॉप्स वर शट डाउन। ठीक है, देन तो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद आता है क्या, अदर रेवोल्यूशंस अगर देखें तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया रेवोल्यूशन में कई रेवोल्यूशंस हुए, वर लेड बाय द मिडिल क्लास लिबरल्स बट सपोर्टेड बाय द वर्कर्स। ठीक है, तो इन सब में मिडिल क्लास लिबरल्स ने कई सारे रेवोल्यूशंस किए, पर उनको सपोर्ट किससे मिला, वर्किंग क्लास से। देन इनिशियल सक्सेस बट लेटर क्रश्ड बाय द मिलिट्री एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे और जो मिलिट्री थी उसने जो है इन सबको सप्रेस कर दिया, इन सारे रेवोल्यूशंस को। देन वर्कर्स डिमांड्स वर ऑफन इग्नोर बाय द लिबरल लीडर्स, तो वर्कर्स की जो डिमांड थी वो बहुत बार इग्नोर हुई बाय द लिबरल लीडर्स। ठीक है, तो लिबरल लीडर्स के थ्रू इग्नोर क्यों हुई, सिंस जो इनिशियली हुआ था वो मिडिल क्लास के थ्रू हुआ था, वर्कर्स तो सपोर्ट कर रहे थे ना, तो वर्कर्स के सपोर्ट को उतना ध्यान नहीं दिया जब व्हेन दे बिकम द लीडर्स। ठीक है, तो उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देन तो सिग्निफिकेंस ऑफ 1848 अगर देखें तो क्या है, फर्स्ट टाइम व्हेन वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन वाज सेंट्रल टू पॉलिटिकल अपराइजिंग। ठीक है, तो जब ये ऐसी सिचुएशन थी इन 1848 जब क्या हुआ, पॉलिटिकल अपराइजिंग के लिए जो वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन था, मतलब जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनको पार्टिसिपेट करना जरूरी हो गया फॉर द पॉलिटिकल अपराइजिंग। ठीक है, देन डिमॉन्स्ट्रेटेड ग्रोइंग क्लास कॉन्शियसनेस, तो इसने क्या करा कि जो ग्रोइंग क्लास है, मतलब वर्किंग क्लास और जो लेबर क्लास है वो ग्रोइंग क्लास थी, और इसने क्या करा, इस रेवोल्यूशन ने क्या करा, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि उनकी कितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस है अबाउट देयर राइट्स, एंड
ऑल्दो मोस्ट वर अनसक्सेसफुल दे इंस्पायर्ड फ्यूचर सोशलिस्ट एंड लेबर मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस टाइम पे बेशक बहुत सारी मूवमेंट्स अनसक्सेसफुल रही, पर उसने क्या करा, इन मूवमेंट से एक तरीके से बीज लगाने का काम करा। किसके बीज को? इस चीज को कि जो बाद में फ्यूचर में जो सोशलिस्ट और लेबर मूवमेंट्स हुई उसको इसने एक तरीके से बीज लगाया था इन 1848। ठीक है, देन राइज ऑफ सोशलिज्म। इसको अगर देखें तो क्या है, सोशलिज्म का मतलब ही क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले, कि अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एडवोकेटिंग किस चीज को? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एंड लैंड। ठीक है, देन इक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, तो सोशलिज्म का अगर मैं इन शॉर्ट आपसे मतलब कहूं तो सोशलिज्म का मतलब इतना है कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, सोशल वैल्यूज को बढ़ाना। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ेंगी? जब कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन होगी। ठीक है, देन इक्वालिटी होगी इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी है उसको जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोशिश करके इक्वालिटी तक पहुंचेंगे तो वो होगा। एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो वर्किंग क्लास है यानी कि जो लेबर है उसको अगर एक्सप्लॉइट करने से एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ सोशलिज्म अगर देखें तो क्या है? यूटोपियन सोशलिस्ट, मतलब बिलीव्ड इन पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज है वो मिलके एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला करके पीसफुली जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म बने टू द बेटर वे। देन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग आइडियलिस्टिक एंड नॉट एड्रेसिंग रियल पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज हुआ क्या? जो यूटोपिज्म है वो क्रिटिसाइज हुआ। क्यों क्रिटिसाइज हुआ? बिकॉज उसने जो चीज एड्रेस करी वो आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी, मतलब आइडियलिस्टिक वे पे बेस्ड थी, मतलब उसका होना बहुत ही मुश्किल था। एज वेल एज उसने जो एड्रेस करा वो रियल पावर स्ट्रक्चर को एड्रेस नहीं करा। देन कार्ल मार्क्स को अगर देखें तो क्या है? एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, इसको समझते हैं। हु वाज कार्ल मार्क्स? सबसे पहले समझना है, जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड रेवोल्यूशनरी थिंकर। तो ही वाज द जर्मन फिलोसोफर, या फिर कहूं तो जूरिस्ट भी कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट सब थे। ठीक है, देन co-authored the Communist Manifesto with Friedrich Engels। ठीक है, he wrote Das Kapital, that is analyzing capitalism in detail। तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म पे काम किया। देन इट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ द कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आइडियाज क्या थे इसके? क्लास स्ट्रगल इज द इंजन ऑफ द सोसाइटी, मतलब तो इसके अगर आइडियाज देखें तो क्लास स्ट्रगल को इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। क्यों? बिकॉज क्लास स्ट्रगल हमेशा से रहा है समाज में कि जो लोग कैपिटलिस्ट हैं वो हमेशा से उनके बीच में, और जो लोग वर्किंग वाले हैं मतलब जो लेबर कम्युनिटी है उसके बीच में हमेशा से एक कंफ्लिक्ट रहा है, एक डिस्प्यूट रहा है। कैपिटलिस्ट का हमेशा से फोकस क्या रहा है? हमेशा से उस चीज का फोकस रहा है कि जो प्रॉफिट है वो बढ़े, उसका रिटर्न बढ़े। ठीक है, और लेबर का हमेशा से क्या रहा है कि उसके राइट्स को भी ध्यान रखा जाए, ना सिर्फ प्रॉफिट को। ठीक है, देन कैपिटलिज्म क्रिएट वेल्थ बट ऑल्सो डिपेंड्स द इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म से वेल्थ तो बढ़ती है नो डाउट, पर जो इनइक्वालिटी अमंग द सिटीजंस है, अमंग द सोसाइटी है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, देन उसके बाद रेवोल्यूशन इज इनएविटेबल, तो रेवोल्यूशन को हटाना पॉसिबल नहीं है। जो वर्किंग क्लास है यानी कि प्रोलेटरेट है वो राइज होगा और ओवरथ्रो करेगा किसको? कैपिटलिज्म को। ठीक है, तो ये उसकी चाहत है। देन क्रिएशन ऑफ क्लासलेस, स्टेटलेस एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो इनका क्या चाहती? इसकी ये चाहती कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहां पर डिवीजन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, स्टेट ना हो, एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जा सके। ठीक है, देन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की बात करी, मतलब सारे लोग एक हो जाओ, तो जो दुनिया के सारे वर्कर्स हैं उनको यूनाइट हो जाना चाहिए फॉर देयर राइट्स। देन फिर ये टेबल आती है आपकी बिफोर द एग्जाम्स रिवीजन के लिए। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो क्या है? ये बेसिकली टेबल है फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, इस पे थोड़ा सा कलर इशू है जिस वजह से आपको उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूं कि इसके कंसेप्ट और मीनिंग को आपको बताता जाता हूं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अगर देखें तो क्या है? इकोनॉमिक फोर्सेस शेप हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कॉन्सेप्ट दैट हिस्टोरियल मटेरियलिज्म क्या है? इकोनॉमिक फोर्स जो है वो शेप करती है किसको? हिस्ट्री और सोसाइटी को। देन क्लास कंफ्लिक्ट क्या है? ऑल हिस्ट्री इज स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, तो हिस्ट्री को अगर आप देखें तो क्या है? वो ऑब्वियसली हमेशा ये चीज शो करेगी दैट देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रगल बिटवीन द क्लास, जो कि हायर क्लास है वो लोअर क्लास के हमेशा स्ट्रगल में है। देन सरप्लस वैल्यू क्या है? कैपिटलिस्ट प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर। तो सरप्लस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि ये बेसिकली क्या है? सरप्लस मतलब क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को होगा, और कैसे होगा? बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। ठीक है, देन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट क्या है? टेम्परेरी वर्कर्स स्टेट बिफोर ट्रू कम्युनिज्म। ठीक है,
तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट का मतलब क्या है कि जब प्रोलेटरिएट मतलब जो वर्कर्स हैं वो पावर में आएंगे, ये कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी वर्कर्स स्टेट बिफोर द कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म से पहले जो टेम्परेरी स्टेट है ऑफ द वर्कर्स उसकी बात करता है। देन कम्युनिज्म का मतलब क्या है, अ सोसाइटी विद नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास डिवीजन, ठीक है। तो कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि ऐसी सोसाइटी का निर्माण जहां पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही क्लास डिवीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म ऑन वर्किंग क्लास मूवमेंट, ठीक है। तो वर्किंग क्लास के जो मूवमेंट थी उन पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ कार्ल मार्क्स का, ये समझ लेते हैं। इंस्पायर्ड ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियंस होती है, आज की डेट में भी ट्रेड यूनियंस आप लोगों ने कंसेप्ट अभी पढ़ोगे लेबर लॉज में, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या है, ट्रेड यूनियंस वो यूनियंस हैं जो हर फैक्ट्री में लगभग होती हैं, और वो यूनियंस का रोल क्या है कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनके राइट्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाना और उनके लिए उनका टेक केयर करना, ठीक है। देन सोशलिस्ट पार्टीज एंड रेवोल्यूशंस स्पेशली इन रशिया, चाइना एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली इसने जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी थी उसने ट्रेड यूनियन को इंस्पायर किया, सोशलिस्ट पार्टीज और रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया यूरोप के कुछ जगहों पे। देन हेल्प शेप द इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन है उसको इन्होंने शेप किया, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल है 1864 में। देन गेव आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन टू द लेबर मूवमेंट, ठीक है। तो लेबर मूवमेंट किस टाइप की होनी चाहिए, लेबर मूवमेंट्स किस लिए लेबर को बेनिफिट करे, या फिर लेबर मूवमेंट्स का जो एम हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या होना चाहिए, उसके लिए आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ के ये पता लगा कि लेबर्स के लिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है जिसके लिए उन्हें अपनी मूवमेंट्स करनी चाहिए। देन उसके बाद देखें कार्ल मार्क्स का इंपैक्ट ऑन लेटर लेबर एंड सोशलिस्ट मूवमेंट को अगर देखें तो क्या है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज फॉर्म्ड इन जर्मनी, इटली एंड फ्रांस, ठीक है। तो जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई तो यूरोप में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज बनी, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और इटली में। देन ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस डिमांडिंग लेबर राइट्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के आने के बाद जो ट्रेड यूनियंस थी उसमें ग्रोथ हुआ। जो ट्रेड यूनियंस का रोल क्या है, लेबर राइट को डिमांड करना और लेबर्स का ध्यान रखना। देन सोशलिस्ट आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड वेलफेयर रिफॉर्म्स, दैट इज ओल्ड एज पेंशन, मिनिमम वेज लॉज, ठीक है। तो बेसिकली जो सोशलिस्ट आइडियाज थे उसने कुछ रिफॉर्म्स करे जो कि लेबर्स के लिए बहुत जरूरी थे, जैसे ओल्ड एज में जो जब वो वर्किंग कैपेसिटी में नहीं रहेंगे तो उनको पेंशन्स मिलनी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। देन मिनिमम वेज लॉज, कि भाई मिनिमम वेज के लिए लॉज होने चाहिए कि इससे कम वेजेस ना हो ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके, ठीक है। देन ग्लोबली अगर देखें तो ये सिर्फ यूरोप की बात है। अब ग्लोबली अगर देखें तो क्या है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस 20th सेंचुरी रेवोल्यूशंस, एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है। तो बेसिकली जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 उसकी भी जो आइडियोलॉजी थी, उसकी भी जो बेसिस थी वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। देन also used by anti colonial leaders in Asia, Africa and Latin America, ठीक है। तो जो एंटी कॉलोनियल लीडर्स थे, मतलब जो कॉलोनीज सिस्टम के खिलाफ थे, जो ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी उन सिस्टम के जो खिलाफ थे एशिया में जनरली, ठीक है, उन्होंने भी इस आइडियोलॉजी का यूज करके जो वर्किंग क्लास थी उसको अपने फेवर में किया। देन उसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है, पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप। तो ऑब्वियसली यहां पे बात कब की हो रही है, आफ्टर द एंड ऑफ द नेपोलियन एरा, ठीक है। तो आफ्टर नेपोलियंस डिफीट द कांग्रेस ऑफ वियना रिस्टोर्ड कंजर्वेटिव मोनार्कीज अक्रॉस द यूरोप। ये तो हमें पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोनार्कीज वापस आ गए। देन कंजर्वेटिज्म प्रमोटेड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पुशिंग वुमेन बैक इनटू डोमेस्टिक स्पेसेस, ठीक है। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म का मतलब ही यही है कि आप नई लेटेस्ट चीजों को इग्नोर करो और जो चीज चलती आ रही है उसी पे वर्क करते रहो, ठीक है। तो बेसिकली जब कंजर्वेटिज्म वापस आया और मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश हुआ तो क्या हुआ, जो जेंडर रोल्स डिसाइडेड थे इन द सोसाइटी उस पे ही काम होना शुरू हो गया और उस जेंडर रोल्स के तहत वुमेन्स को डोमेस्टिक स्पेस मतलब घर के काम में काम करना चाहिए, ठीक है। देन इंपैक्ट ऑफ एनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट था ये समझ लेते हैं। एनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया था यूनिट 1 तब हमने समझा था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कॉज था वो ये भी था कि लोगों ने एक दूसरे को इनलाइटमेंट किया। कैसे, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स ने कुछ कंसेप्ट दिए ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज वेल एज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो उस आइडियाज को वुमेन तक भी पहुंचाया गया और इंडिविजुअल राइट्स के थ्रू इंस्पायर्ड अर्ली फेमिनिस्ट थॉट, ठीक है। तो जो अर्ली फेमिनिस्ट थॉट थे वो इन आइडियाज से इंस्पायर। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉ वुमेन एक्टिवली एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ फर्स्ट टाइम तब क्या हुआ, ये चीज एविडेंट हुई कि जो वुमेन है ऑफ द फ्रांस
वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द रेवोल्यूशन। एंड देन पोस्ट रेवोल्यूशन गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड वुमेन्स रोल्स एंड राइट्स वंस अगेन, ठीक है। तो जब रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई उसने फिर से वुमेन के राइट्स और वुमेन की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो लिबर्टी है, उसको खत्म करके पहले जैसा ही कर दिया, बिकॉज उनका एम यही था कि जो चीज पहले थी उसको वैसे ही कर दो, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका फीचर्स ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। क्या क्या फीचर्स थे? पहला, फोकस ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एजुकेशन का, ठीक है। तो वही है, पहला फोकस एजुकेशन पे ही था। रिफॉर्मर्स एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन फॉर बोथ पर्सनल एंड नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है। तो वुमेन की एजुकेशन पे भी एम्फसाइज किया गया और इसका इंपैक्ट दो चीजों पे पड़ा, फॉर पर्सनल एंड नेशनल प्रोग्रेस। तो वुमेन के पर्सनल एज वेल एज नेशन के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। देन मूवमेंट्स इन ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी पुश्ड फॉर, किस लिए पुश हुआ? पहला, गर्ल्स एक्सेस टू सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है? आफ्टर स्कूलिंग या फिर बोलूं तो 10th तक की, ठीक है। एंड देन ट्रेनिंग फॉर वुमेन टीचर्स, ठीक है। तो जो वुमेन टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिले। देन एजुकेशन वॉज सीन एज गेटवे टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एजुकेशन को किस तरीके से देखा? भाई हमारी इंडिपेंडेंस हो किसी भी देश की, तो वो चीज किस पे डिपेंड है? एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे, ठीक है। तो एजुकेशन इज ऑलवेज अ गेटवे टू द इंडिपेंडेंस, ठीक है। देन डिमांड फॉर लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अब जो मूवमेंट हुई फॉर द वुमेन्स, उसमें लीगल और सोशल रिफॉर्म्स की बात की गई, ठीक है। तो अब क्या है? सबसे पहला, नो प्रॉपर्टी राइट्स आफ्टर मैरिज। तो अभी तक जो लॉ था उसमें आफ्टर द मैरिज देयर वर नो प्रॉपर्टी राइट्स। तो वुमेन का इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था आफ्टर द मैरिज एज पर द लॉ एट दैट टाइम, ठीक है। देन लैक ऑफ लीगल आइडेंटिटी, हस्बैंड वाज द लीगल गार्जियन, ठीक है। तो लीगल सेल्फ आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी, पहले फादर वाज द गार्जियन एंड देन आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाज द लीगल गार्जियन, ठीक है। देन डिमांड्स क्या क्या है? पहला, राइट टू प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहली डिमांड यही है कि भाई हमारे पास भी, मतलब वुमेन्स के पास भी राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज, एज वेल एज इनहेरिटेंस का भी राइट होना चाहिए, ठीक है। देन राइट्स विद इन मैरिज, तो विद इन मैरिज भी कुछ राइट्स होने चाहिए। सिर्फ मेन को आपने लीगल गार्जियन बोल दिया, पर वुमेन के भी कुछ मैरिज के बाद राइट्स होने चाहिए। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वुमेन का, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन उन्हें चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या है? लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर एज वेल एज इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ठीक है। तो बहुत सारी वुमेन क्या बनी? राइटर्स, पोएट्स एक्सेट्रा, ये बनी यूजिंग लिटरेचर टू क्रिटिक सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने लिटरेचर का यूज करा ताकि सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर सके। देन फिगर्स, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, ये चाहे तो आप एक बार देख लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप एक दो एग्जांपल्स भी मेंशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। देन इन्वॉल्वमेंट इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो 1848 में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई उसमें वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो एक्टिवली इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशंस, फॉर्म्स क्लब्स, रोड पिटिशंस एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट, ठीक है। तो वुमेन ने क्या बनाए? क्लब्स बनाए, पिटिशंस लिखी, एज वेल एज प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इन फ्रांस ग्रुप्स लाइक वुमेन्स वॉइस डिमांडेड राइट टू वर्क, राइट टू वोट एंड जेंडर इक्वालिटी इन लॉ, ठीक है। तो राइट टू वोट इज अ मेजर राइट, बिकॉज हर जगह जो वोटिंग राइट या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो मिल रहा था वो मेन के लिए मिल रहा था, ठीक है। देन राइट टू वर्क भी डिमांड करा एंड जेंडर इक्वालिटी इन लॉ भी डिमांड करी। देन डिस्पाइट पार्टिसिपेशन देयर डिमांड्स वर लार्जली इग्नोर्ड आफ्टर रेवोल्यूशन डिफीट्स, ठीक है। तो जब रेवोल्यूशन डिफीट हो गया कई बार, तो उनकी जो डिमांड थी उसको लार्जली इग्नोर करने लगे। देन उसके बाद चैलेंजेस अगर देखें तो क्या है? सबसे पहले कंजर्वेटिव बैकलैश हुआ, ठीक है। 1815 के बाद जो भी प्रथा बनी, जो भी व्यवस्था बनी समाज की, वो कुछ इस तरीके की बनी जो पहले की सिचुएशन थी उसी को रिस्टोर कर दिया गया। तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या करा? कंजर्वेटिज्म को प्रमोट करा। और कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या है? कि जो रिफॉर्म और जो पैट्रियार्की है उसको वापस कर दो, मतलब रिफॉर्म को इग्नोर कर दो और पैट्रियार्की को वापस कर दो, ठीक है। देन लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, तो पॉलिटिकल राइट्स का लैक हो गया, मतलब वुमेन के पास नो राइट टू वोट एंड होल्ड ऑफिस और शेप लॉज, ठीक है। तो कोई भी राइट ऐसा नहीं था। देन सोशल नॉर्म्स को देखें अगर तो क्या है? आइडिया ऑफ सेपरेट स्फीयर्स, मतलब मेन इन पब्लिक, वुमेन इन प्राइवेट, ठीक है। तो मेन के पास क्या है? पब्लिक लाइफ, पब्लिक जिम्मेदारी है, और वुमेन का क्या है? घर संभालना जिम्मेदारी। देन फ्रेगमेंटेशन को अगर देखें क्या है? देयर वाज नो यूनिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिस्ट फ्रंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो कोई भी फेमिनिस्ट ग्रुप या फेमिनिस्ट फ्रंट नहीं था इस पीरियड में जो कि वुमेन्स को राइट को रखता, उसकी बात रखता। देन उसके बाद देखें सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी को अगर देखें तो जो इनिशियल मूवमेंट थी उसके बाद क्या हुआ? वो इनिशियल मूवमेंट्स क्या बनी? फाउंडेशन बनी, नींव बनी अगली, मतलब फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। दिस पीरियड प्लांटेड आइडियोलॉजिकल सीड्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बीज का काम करा पेड़ लगाने से पहले, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ फेमिनिस्ट थॉट, ठीक है, बिगेन फ्रेमिंग वुमेन एज इक्वल सिटीजंस, ठीक है। तो इक्वल सिटीजंस मतलब नॉट
जस्ट एज डॉटर्स, वाइफ्स और मदर्स। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एक मेल के पीछे की आड़, एक मेल के पीछे की आड़ को हटाकर एक इक्वल सिटीजन का राइट मिला। देन कनेक्शन विद ब्रॉडर रिफॉर्म्स, तो मतलब क्या है, वुमेन डिमांड्स वर ऑफन लिंक्ड विद लिबरल, सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट कॉजेज शोइंग इंटरसेक्शनल अवेयरनेस। ठीक है, तो जो वुमेन की डिमांड्स थी वो ज्यादातर लिबरल और नेशनलिस्ट कॉज के लिए थी या फिर सोशल कॉज के लिए थी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। उसके बाद ये समरी टेबल है, अगेन ये भी शायद आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा एक बार देखने के लिए, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं। एस्पेक्ट एंड डिटेल्स, तो आप चाहो तो ये टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम बेसिकली देखें अगर, तो 1815 से 1850 तक का टाइम फ्रेम है, सिंस आपके जो यूनिट 2 है उसका टाइम फ्रेम यही है। ठीक है, देन नेचर अगर देखें तो क्या है, अर्ली फेज रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये इसका नेचर है, मतलब अर्ली फेज में रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना एंड इंटेलेक्चुअल थॉट्स थे। ठीक है, देन फोकस एरिया अगर देखें तो क्या है, एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स, लिटरेचर, रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्वमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्या है, फोकस एरिया। देन फिगर्स अगर देखें तो क्या है, वॉलस्टोनक्राफ्ट दैट वाज फ्रॉम यूके, फ्लोरा ट्रिसन दैट वाज फ्रॉम फ्रांस। तो ये एग्जांपल्स हो गए, फिगर्स मतलब एग्जांपल्स। देन चैलेंजेस क्या फेस हुए, कंजर्वेटिज्म वापस आया जिसकी वजह से उनको राइट्स नहीं मिले एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ा। ठीक है, देन लीगेसी अगर देखें तो क्या है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर लेटर फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो पोस्ट 1850 के बाद जो मूवमेंट्स हुई तो उसके फाउंडेशन की तरह इन मूवमेंट्स ने काम करा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसी के साथ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो हिस्ट्री है तो जनरली इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता। जो हमने इनिशियली पढ़ा, जो भी हमने सेटलमेंट्स पढ़े, तो आपको बेसिकली उसमें देश के नाम कब हुआ ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पर मैंने जिस हद तक मैं कोशिश कर सकता था मैंने की। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा हो पीपीटी वाला तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ वापस शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 आज हमारा खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।